नमस्कार, मैं डॉक्टर बीना तिवारी फुलारा, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट्री एनवायरमेंट साइंस, आज आपके समक्ष हूँ एक नए विषय के साथ। आज हम बात करेंगे सतत जीवन एवं पर्यावरण अनुकूल प्रक्रियाएं यानी सस्टेनेबल लिविंग एंड इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस। पार्ट 1 में हम बात करेंगे हमारे जो अधिगम उद्देश्य हैं, स्थायी जीवन या सतत जीवन की अवधारणा, स्थायी जीवन की परिभाषा एवं महत्व, स्थायी विकास लक्ष्यों से संबंध यानी कि एसडीजी गोल्स के साथ सतत जीवन का क्या संबंध है तथा सतत जीवन के मूल सिद्धांत क्या हैं, स्थायी जीवन की मुख्य उद्देश्य क्या है। तो सर्वप्रथम बात करते हैं स्थायी जीवन की अवधारणा से। स्थायी जीवन, जिसे अक्सर सस्टेनेबल लिविंग कहा जाता है, एक ऐसा जीवन शैली जो प्राकृतिक संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग, पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। यह अवधारणा इस मूलभूत सिद्धांत पर आधारित है कि वर्तमान पीढ़ियों की आवश्यकताओं को भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं से समझौता किए बिना पूरा करना। इसका अर्थ है एक ऐसा संतुलन बनाना जहां मानव गतिविधियां पारिस्थितिकी तंत्र की वहन क्षमता को पार न करें, जिससे दीर्घकालिक पर्यावरणीय स्वास्थ्य व मानव कल्याण सुनिश्चित हो सके। पहले बात करते हैं स्थायी जीवन की परिभाषा के विषय में। तो स्थायी जीवन की परिभाषा जब मैं बात करती हूँ तो बहुआयामी है, जिसमें पर्यावरण, सामाजिक व आर्थिक आयाम शामिल हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से स्थायी जीवन का अर्थ है हमारे पारिस्थितिक पदचिह्न अर्थात इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स को कम करना। पारिस्थितिकी पदचिह्न एक मापक है जो हमारी खपत की मात्रा और उसे बनाए रखने के लिए आवश्यक जैविक रूप से उत्पादक भूमि व जल क्षेत्र को दर्शाता है। इसमें ग्रीन हाउस गैसेस, जल का उपभोग, भूमि का परिवर्तन तथा अपशिष्ट उत्पादन जैसे कारक शामिल होते हैं। इसका महत्व इसलिए है क्योंकि पृथ्वी के संसाधन सीमित हैं और उसका अत्यधिक दोहन विभिन्न पर्यावरणीय समस्याओं को जन्म दे रहा है, जिसमें जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता का नुकसान, प्रदूषण व संसाधनों की कमी शामिल है। स्थायी जीवन इन समस्याओं को एक सक्रिय समाधान प्रस्तुत करता है, व्यक्तिगत एवं सामूहिक स्तर पर जिम्मेदारी को बढ़ावा देता है। यह न केवल पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है बल्कि सामाजिक समानता और आर्थिक स्थिरता को भी बढ़ावा देता है, जिससे एक स्वस्थ व न्यायपूर्ण समाज का निर्माण होता है। यह एक निवारक दृष्टिकोण है जो समस्याओं के उत्पन्न होने से पहले ही उन्हें संबोधित करने का प्रयास करता है। ऐतिहासिक संदर्भ में यदि बात करूं तो मानव एवं पर्यावरण के बीच के संबंध का विकास मानव सहस्त्राब्दियों से विकसित हुआ। प्रारंभिक समाज में मानव प्रकृति के साथ अधिक सामंजस्य स्थापित करके जीते थे। उनकी जीवन शैली में शिकार, संग्रह, आदिम कृषि और सीमित संसाधनों का उपभोग पर आधारित थी। वे प्रकृति के प्रति गहरा सम्मान रखते थे और अपनी सीमाओं को समझते थे। कृषि क्रांति ने इस संबंध में पहला बड़ा बदलाव लाया। स्थायी बस्ती, फसल उत्पादन, पशु पालन में भूमि, धीरे धीरे मानव ने प्राकृतिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करना शुरू किया, जिससे कुछ क्षेत्र में वनों की कटाई, मिट्टी का क्षरण, औद्योगिक क्षरण हुआ। औद्योगिक क्रांति 18वीं और 19वीं शताब्दी ने पर्यावरण पर मानव के प्रभाव को नाटकीय रूप से बढ़ा दिया। जीवाश्म ईंधन अर्थात कोयला, गैस, तेल का व्यापक उपयोग, बड़े पैमाने पर उत्पादन व शहरीकरण ने संसाधनों के दोहन और प्रदूषण को अभूतपूर्व स्तर तक पहुंचा दिया। विकास की अवधारणा अक्सर पर्यावरणीय लागतों को नजरअंदाज करते हुए केवल आर्थिक विकास पर केंद्रित थी। 20वीं शताब्दी के मध्य से पर्यावरणीय चिंताओं ने धीरे धीरे वैश्विक ध्यान आकर्षित किया। रेचल कार्सन की पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग, जो 1962 में लिखी गई, ने कीटनाशकों के पर्यावरणीय प्रभाव पर प्रकाश डाला, जिसने आधुनिक पर्यावरणीय आंदोलन की नींव रखी। 1970 के दशक में अर्थ डे जैसे आयोजन तथा विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों ने पर्यावरणीय मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाई। स्थायी विकास शब्द या सतत विकास शब्द को 1987 में 1987 में ब्रटलैंड कमीशन की रिपोर्ट हमारा साझा भविष्य अवर कॉमन फ्यूचर में औपचारिक रूप से परिभाषित किया गया, जिसे भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं से समझौता किए बिना वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करने के महत्व पर जोर दिया। अब बात करते हैं कि सतत जीवन का जो महत्व है स्थायी विकास लक्ष्य यानी एसडीजी गोल से किस प्रकार संबंधित है। स्थायी जीवन की अवधारणा
संयुक्त राष्ट्र स्थायी विकास लक्ष्यों यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के साथ गहराई से जुड़ी हुई है। एसडीजी गोल्स, जिन्हें 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया था, 2030 तक प्राप्त किए जाने वाले 17 परस्पर संबंधित लक्ष्यों का एक समूह है। ये लक्ष्य गरीबी उन्मूलन, ग्रह की रक्षा व सभी के लिए शांति व समृद्धि सुनिश्चित करने का एक वैश्विक खाका प्रदान करते हैं। स्थायी जीवन व्यक्तिगत व सामुदायिक स्तर पर एसडीजी को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उदाहरण के लिए लक्ष्य संख्या 7 जो सस्ती व स्वच्छ ऊर्जा से संबंधित है, यानी अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी से संबंधित है। स्थायी जीवन नवीनीकरण ऊर्जा के उपयोग व ऊर्जा दक्षता को बढ़ाता है। स्थायी जीवन लक्ष्य नंबर 11 जो स्थायी शहर व समुदाय से संबंधित है, अर्थात यह हरित भवनों, सार्वजनिक परिवहन व शहर नियोजन के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। जिम्मेदार खपत, उसका अर्थ है कि जब हम कम करें, पुनः उपयोग करें, पुनर्चक्रण करें, ट्रिपल आर के सिद्धांत से इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। जलवायु कार्रवाई जो हमारा लक्ष्य एसडीजी गोल्स का 13वां लक्ष्य है, कार्बन पदचिह्न यानी कार्बन फुटप्रिंट को कम करना और पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं को अपनाना जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में मदद करता है। लक्ष्य नंबर 14 और 15 जो जल के नीचे के भूमि व जीवन और भूमि पर जीवन पर आधारित है। अपशिष्ट न्यूनीकरण, प्रदूषण नियंत्रण और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण इन लक्ष्यों के लिए आवश्यक है। स्थायी जीवन एक व्यापक दृष्टिकोण है जो इन सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों और समुदायों को सशक्त बनाता है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारे दैनिक चुनाव और आदतें किस प्रकार बड़े वैश्विक सतत विकास एजेंडे में योगदान करती हैं। वैज्ञानिक शोध लगातार इस बात पर जोर देते हैं कि इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत व सामूहिक व्यवहार में बदलाव अपरिहार्य है। आईपीसीसी यानी इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की 2021 की रिपोर्ट कहती है कि यदि वैश्विक तापमान में वृद्धि को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक सीमित रखना है तो ऊर्जा, भवन, खाद्य प्रणालियों को सतत जीवन शैली की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, यानी हमें उसे सस्टेनेबली यूज करना होगा। यूएनईपी की 2020 यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम 2020 की रिपोर्ट कहती है कि यदि उपभोग और उत्पादन की मौजूदा पैटर्न हम चेंज नहीं करेंगे, नहीं बदलेंगे, तो 2050 तक हमें 1.5 पृथ्वियों के बराबर के संसाधन चाहिए। यानी जिस प्रकार से हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, संसाधनों का उपयोग बढ़ रहा है, हमें 1.5 पृथ्वियों के बराबर के संसाधन चाहिए। वैज्ञानिक रूप से सतत जीवन के क्या सिद्ध लाभ हैं, क्या क्या हमें मिलता है, तो कार्बन सबसे पहला है, कार्बन फुटप्रिंट में कमी। कार्बन फुटप्रिंट यूएनईपी कहता है कि यदि हम सतत जीवन यानी व्यक्तिगत परिवर्तन करते हैं, जैसे हम सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करते हैं, मांस का उपभोग कम करते हैं, ट्रिपल आर जिसको हम का उपयोग करते हैं, तो प्रति व्यक्ति 25% तक कार्बन उत्सर्जन को कम कर सकते हैं। WHO का मानना है कि स्वस्थ वायु, शुद्ध जल व जैविक भोजन से बीमारियां 30% तक घट जाती हैं। आईपीसीसी की रिपोर्ट बताती है कि अगर 2050 तक आधी दुनिया सतत जीवन शैली को अपनाए या स्थायी जीवन शैली को अपनाए तो ग्लोबल वार्मिंग में 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक सीमित किया जा सकता है। अब बात करते हैं स्थायी जीवन के मूल सिद्धांतों के विषय में। स्थायी जीवन एक व्यापक दृष्टिकोण है जो प्रमुख सिद्धांतों पर आधारित है, जो व्यक्तियों, समुदायों व सरकारों को अपने दैनिक कार्यों व दीर्घकालिक रणनीतियों में पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं को एकीकृत करने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। इन सिद्धांतों का वैज्ञानिक आधार है जो पारिस्थितिकी तंत्र की कार्यप्रणाली, मानव गतिविधियों के उन पर पड़ने वाले प्रभावों की हमारी समझ से उपजा है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि इसके प्रमुख उद्देश्य क्या हैं। तो पहला उद्देश्य है सस्टेनेबल लिविंग का या सतत जीवन का पहला उद्देश्य है प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। पृथ्वी पर सीमित संसाधन हैं जैसे जल, जंगल, खनिज, जीव जंतु आदि संतुलित उपयोग एवं संरक्षण करना। उदाहरण के लिए बात करूं तो चिपको आंदोलन जो उत्तराखंड का एक आंदोलन है, जंगलों की कटाई के विरोध में ग्रामीण महिलाओं के द्वारा पेड़ों को बचाने के लिए किया गया एक अहिंसक आंदोलन है। इसी प्रकार से रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीकी द्वारा तमिलनाडु जैसे राज्यों में जल संकट को कम किया गया। द्वितीय लक्ष्य आता है जैव विविधता की रक्षा करना। पृथ्वी पर रहने वाली सभी प्रजातियों को जीने का अधिकार है, उनकी रक्षा करना तथा पारिस्थितिक तंत्र को संतुलित करना। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में स्थित
काजीरंगा नेशनल पार्क में गैंडों के लुप्त पाए जाए प्रजाति को की सुरक्षा, केरल की साइलेंट वैली जंगल में जैव विविधता के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण क्षेत्र। नंबर 3 आता है पर्यावरणीय प्रदूषण को कम करना, जिसका उद्देश्य मुख्यतः वायु, जल, मृदा व ध्वनि प्रदूषण को कम करना है ताकि मानव व अन्य जीवों के स्वास्थ्य में सुधार किया जा सके। दिल्ली में ऑड इवन परियोजना को शुरू करना वाहनों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए किया गया एक उपाय है। प्रदूषण को घटाने का प्रयास है। इसी प्रकार स्वीडन में 99% जो कचरा है वो रिसाइकिल किया जाता है, जिससे लैंडफिल की समस्या खत्म हो जाती है। नंबर 4 है ऊर्जा की दक्षता यानी एनर्जी एफिशिएंसी। अक्षय ऊर्जा यानी रिन्यूएबल जो भी रिसोर्सेज हमारे हैं जैसे सौर, पवन, जल ऊर्जा का अधिक से अधिक उपयोग करना और जीवाश्म ईंधन की का कम से कम उपयोग करना, जिससे कार्बन फुटप्रिंट में कमी लाई जा सके। कोयम्बटूर में कई घर और स्कूल सौर ऊर्जा से चलते हैं। ठीक इसी प्रकार से जर्मनी में सोलर सिटी परियोजनाएं जो पूरे शहर को अक्षय ऊर्जा से चलाती हैं। अब नेक्स्ट आते हैं जलवायु परिवर्तन का शमन यानी क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन। ग्रीन हाउस गैस जैसे इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन के उत्सर्जन को कम करने पर ग्लोबल वार्मिंग की गति को धीमा करना, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण है पेरिस समझौता। 2015 में किया गया पेरिस समझौता, जिसमें दुनिया के 190 से अधिक देशों ने ग्लोबल तापमान को 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक नीचे रखने का संकल्प किया। भारत का लाइफ मिशन लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट यानी व्यक्तिगत स्तर पर पर्यावरण के अनुकूल आदतें अपनाने पर बल देता है। नंबर 6 है सामाजिक समानताएं और समावेश। समाज में सभी वर्गों को शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन, स्वस्थ पर्यावरण उपलब्ध कराना, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण है स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छता के जरिए सार्वजनिक स्वास्थ्य व सम्मानपूर्ण जीवन को बढ़ावा देना। इको सैनिटेशन टॉयलेट्स, जल की मात्रा को सुनिश्चित करने के लिए, जल प्रदूषण को कम करने के लिए इको सैनिटेशन टॉयलेट्स का यूज करना। नंबर 7 आते हैं आर्थिक सततता यानी इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी। ऐसे आर्थिक मॉडल को अपनाना जो दीर्घकालिक हों, संसाधनों का अनावश्यक दोहन न करें और रोजगार के अवसर पैदा करें, जिसका उदाहरण है स्थानीय हस्तशिल्प व कुटीर उद्योग। स्थानीय संसाधनों का उपयोग करके आजीविका प्रदान करना, खादी, मधुबनी कला इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। इसी प्रकार से लद्दाख में होम स्टे योजना जहां पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ आय भी देती है। उपभोग नंबर 8 है उपभोग में संयम व कचरे का प्रबंधन यानी मिनिमाइजेशन एंड वेस्ट मैनेजमेंट। जरूरत भर उपभोग करना व कचरे की रिसाइकलिंग के से प्रबंधित करना। जीरो वेस्ट मॉडल। सैन फ्रांसिस्को में 2030 तक शून्य कचरा लक्ष्य रखा गया है। पुणे को स्वच्छ सहकारी संस्था महिलाओं द्वारा घर घर जाकर कचरे का अलगाव व पुनर्चक्रण करना। नंबर 9 शिक्षा व जन जागरूकता। लोगों को पर्यावरणीय मुद्दों व उनके समाधान के प्रति जागरूक करना। यदि लोग जागरूक नहीं होंगे तो हम किसी भी पर्यावरण को प्रदूषण से बचा नहीं सकते। इसके लिए सीबीएसई व एनसीईआरटी पाठ्यक्रमों में पर्यावरण शिक्षा को अनिवार्य बनाना। यूनेस्को ग्रीन स्कूल्स प्रोग्राम चलाता है जहां स्कूलों में हरियाली व पर्यावरणीय परियोजनाएं चलाई जाती हैं। नंबर 10 भावी पीढ़ियों के लिए संसाधनों की सुरक्षा यानी इंटरगवर्नमेंटल इक्विटी। भविष्य की पीढ़ियों को संसाधन व जीवन की गुणवत्ता उपलब्ध है जो मिली है, यानी इकोलॉजिकल फुटप्रिंट बताता है कि हम पृथ्वी के संसाधनों को कितना उपभोग कर रहे हैं और भविष्य में कितना वो बचेगा। हम इस तरह से उपयोग करें कि भविष्य के लिए भी कुछ छोड़ जाएं। स्थायी जीवन शैली केवल एक पर्यावरणीय कदम नहीं बल्कि यह मानवता के भविष्य की गारंटी है। यह प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करने के साथ साथ सामाजिक व आर्थिक असमानताओं को भी कम करती है। भारतीय संस्कृति में वसुधैव कुटुंबकम और पृथ्वी मातरम जैसे विचार सदैव से सतत जीवन के प्रतीक रहे हैं। आज आवश्यकता है कि हम अपने पारंपरिक ज्ञान, आधुनिक वैज्ञानिक पद्धतियों को जोड़कर एक नई एवं टिकाऊ जीवन शैली को अपनाएं। यह जीवन शैली हमें सिखाती है कि कैसे कम में भी पूर्णता प्राप्त की जा सकती है। जैसे हमारे भारतीय दर्शन में संतुलन, सादगी और प्रकृति के साथ साथ सह अस्तित्व की बातें हमेशा से कही गई हैं। आज की दुनिया को यही बचाना है तो इन उद्देश्यों को व्यक्तिगत व सामाजिक वैश्विक स्तर पर अपनाना अनिवार्य है। धन्यवाद। अगले पार्ट में हम जानेंगे कि पर्यावरण अनुकूल प्रक्रियाएं क्या हैं, पर्यावरण अनुकूल का क्या महत्व होता है, पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखने के लिए अनुकूलन की क्या भूमिका है तथा वर्तमान में पर्यावरणीय चुनौतियों के विषय में भी हम जानेंगे।
तथा हमारी गतिविधियाँ यानी मानव की गतिविधियाँ का पृथ्वी की वहन क्षमता पर यानी उनकी कैरिंग कैपेसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो अगले भाग में मिलते हैं। धन्यवाद।